थैंक यू सर। कंफर्टेबल हो? हाँ जी सर। तो अपना परिचय दीजिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बॉटनी ऑनर्स से किया है। उसके बाद सर मैंने एमएससी एनवायरनमेंट साइंस से किया है। अभी सर लास्ट ईयर मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और मैं पीएचडी में एनरोल हूँ लास्ट ईयर से। ओके। सर मेरी हॉबीज़ में मुझे ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना और इसके साथ साथ मुझे स्वांत सुखाय के लिए कुछ हद तक हिंदी कविताएं लिखना और पढ़ने का शौक़ है। तो किसी हरियाणा के प्रसिद्ध कवि का नाम बताओ। सर लक्ष्मीचंद जी, पंडित लक्ष्मीचंद जी। जी। और उनके अलावा? सर हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा की कविताएं मैं मतलब हिंदी कविताएं पढ़ता हूँ लेकिन हरियाणा की कविताओं नहीं, के वो तो बारे में कोई कम बात नहीं, आइडिया। मैंने जस्ट पूछ लिया आपसे। सर मेहर सिंह जी एक। मेहर सिंह जी। पंडित लक्ष्मीचंद जी कहाँ के रहने वाले थे? सर अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। सर रोहतक, शायद रोहतक के आसपास। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इन्वायरमेंटल साइंस हाँ से जी है। सर। चलो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? सर जहाँ पे फ्लोरा और फौना की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है। जैसे इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। और आपके जो ग्रेजुएशन है वो बॉटनी से है? जी सर। ओके, और देन आफ्टर आप यहाँ पर ट्रेजरी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं? जी सर। तो आप तो नेट भी क्वालिफाई है आपने बताया। जी सर। और उसके बाद आप वहाँ पे अच्छा कर सकते थे, एज असिस्टेंट प्रोफेसर जा सकते थे। तो यहाँ पर ट्रेजरी ऑफिसर में आने का कारण? सर जा सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में एक जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अगर मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमारा जो काम होता है वो डेटा को गवर्नमेंट तक पहुँचाना, पॉलिसी को रिकमेंड करना है। ट्रेजरी ऑफिसर में सर मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के रूप में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनको देखता हूँ। तो सर मैं नहीं सोचता कि ये उससे अलग है। मैं इसको अपने इवोल्यूशन के रूप में ही एक तरह से उसका आगे का प्रोसीजर मान के तो चलता हूँ। ट्रेजरी ऑफिसर का क्या काम होता है मुख्यतः? सर ट्रेजरी ऑफिसर के काम गवर्नमेंट का जो फंड होता है, पब्लिक का जो फंड होता है, उसका एक हिसाब से पूरी तरह से ट्रेजरी ऑफिसर लेखा जोखा रखता है। डिसबर्समेंट या पेंशन जो प्रोसेस करते हैं उनमें भी ट्रेजरी ऑफिसर पूरी तरह भूमिका निभाता है। इसके अलावा लोकल पंचायत बॉडी का जो फंड होता है, जो लोकल स्टैम्प्स होती हैं। तो पेंशन का काम ट्रेजरी ऑफिसर ही देखता है? जी सर। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कब शुरू हुई थी? सर रिकॉल एग्जैक्ट नहीं कर कोई बात नहीं। कौन मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? सर शायद चौधरी बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। जी सर। क्यों? सर एक तो उस समय हरियाणा में उन्होंने पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी जो गांव-गांव तक पहुंचाने का, हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जहां पे 100% जो इलेक्ट्रिसिटी का क्लेम किया। ये योजना कहाँ से शुरू हुई थी? सॉरी सर, अभी रिकॉल। ओके, चलो ठीक है सर। हरियाणा में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार कौन सी प्रमुख योजनाएं चला रही है? सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र जो फेलोशिप होती है एक योजना। उसके अलावा सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अभी सर इसके अलावा तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? सर 913 2024 में, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और 2011 जनगणना के हिसाब से? सर 879। हरियाणा में टोटल कितने ट्रेजरी हैं? सर 25 ट्रेजरी हैं और सर 81 सब ट्रेजरीज हैं। आपका पीएचडी में रिसर्च का टॉपिक क्या है? सर अभी मैं कोर्स वर्क कर रहा हूँ तो अभी मेरा रिसर्च वर्क का टॉपिक फाइनलाइज नहीं हुआ है। अच्छा, जी सर। ठीक है। आप ये बताइएगा कि सीएजी का योग्यता क्या होती है? सर सीएजी की योग्यताएं प्रेसिडेंट सील और वारंटी से तय करता है। और अभी सर मैं अभी फ़िलहाल में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी वर्तमान समय में सीएजी कौन है? सॉरी सर। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कृषि के लिए कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं? जी सर, भावांतर भरपाई योजना है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना है। 2 ही याद आ पा रही। क्या एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए? सर एमएसपी को कानूनी दर्जे को लेकर पहले भी विवाद हुए हैं, लेकिन आज तक सर कानूनी दर्जा नहीं मिला है। गवर्नमेंट पहले भी नोटिफिकेशन जारी करती थी और अभी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है। सर
मैं समझता हूँ कानूनी दर्जे से बेटर है हम उसको रेशनलाइज करके और स्टेट वाइज या रीजन वाइज उसको एमएसपी को एलोकेट कर सकते हैं। अच्छा, स्वामीनाथन जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? MS स्वामीनाथन। जी सर ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इंडिया में हुआ उसके फादर कहलाते हैं, फादर के रूप में जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन जी। जी, और इन्होंने सब्सिडी को लेके कोई सुझाव दिया था अपना, या MSP को लेके? सर MSP को लेकर तो मैं रिकॉल नहीं कर, मुझे नहीं लगता शायद कि दिया हुआ। बजट में सरकार के आय के स्रोत क्या क्या होते हैं? सर मेन सोर्स तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जैसे टैक्स से या नॉन टैक्स इनकम। उसके अलावा सर बोरोइंग जी, जो डोमेस्टिक बोरोइंग है या इंटरनेशनल बोरोइंग है। हाँ। और सर डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, पूंजीगत व्यय अच्छा होता है या राजस्व व्यय अच्छा होता है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। क्यों? सर क्योंकि ये नॉन रिकरिंग होता है, और जैसे अभी माना जाता है कि अगर हम 1 रुपया लगाते हैं तो ये उसके आउटपुट के रूप में 2.5 रुपये देता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और हरियाणा गवर्नमेंट कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है? इनडायरेक्ट टैक्स सर GST, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। अच्छा ठीक है सर। आपने PVTG का नाम सुना है? PVTG जी सर। फुल फॉर्म बताओ सर ट्राइब्स रिलेटेड है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जी सर। हरियाणा में कितने हैं? सर एक भी नहीं है। टोटल कितने हैं? टोटल 75 है सर। हमारा जो भी बजट आया है जी उसमें डिफेंस का 15% बढ़ा दिया गया पिछले साल की तुलना में। जी सर। आपको क्या लगता है सही है या गलत है? सर मुझे एक तरह से सही निर्णय लगता है, क्योंकि डिफेंस किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, अगर हमारी सीमाओं से लेकर हम बात करें, और उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक मुख्य भूमिका निभाता है। और आज के समय में सर जहाँ चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से हमारे उतने मित्रतापूर्वक संबंध नहीं है, तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर को लेकर व्यय बढ़ाना मुझे अच्छी बात लगती है सर। भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क जी सर। नाम बता दो। सर केबुल लामजाओ, मणिपुर। मणिपुर। अच्छा, भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है एरिया वाइज? सर डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है ये? सर राजस्थान में। अच्छा, हेमिस हाई कहाँ पर है? सर लद्दाख में आई गेस सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर। ठीक है। तो IPCC की जो भी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई, जी सर। तो कौन सी रिपोर्ट थी ये? सर कैन आई टेक अ गेस? Yes. सर 6th रिपोर्ट लास्ट मैंने जो। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में देश क्या करते हैं? सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में देश विभिन्न तरीके से जो पूरे वर्ल्ड की एक तरह से एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर सोचते हैं, और उनके आउटपुट को लेकर अपने विचार रखते हैं। ग्लासगो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ वो कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था? सर COP26 2021 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 नेक्टर पंचामृत दिए गए। जी सर। वो 5 नेक्टर्स क्या क्या थे PM मोदी के द्वारा दिए? जी सर। सर एक तो 2030 तक हम 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी लेंगे। उसके अलावा सर 2030 तक ही 500 गीगावाट की एनर्जी कैपेसिटी स्थापित करने का एक निर्णय लिया गया था। और उसके अलावा सर एग्जैक्ट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। US ने एक प्लेन का यूज किया था, फोर्डो नाम की साइट पर अटैक किया था ईरान। प्लेन का नाम क्या है? सॉरी सर। इजराइल ने भी रिसेंटली भारत को प्रॉमिस किया एक मिसाइल मैं आपको दे दूंगा, नाम पता है उस मिसाइल? सर सॉरी। ठीक, ओके। क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार कब आया? सर क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट सर डेट ईयर वाइज कब हमें पता चला? कौन सी एजेंसी थी जिसने पहली बार ये बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है? सर एग्जैक्ट एजेंसी तो नहीं पता, लेकिन जैसे 1992 में जो कॉन्फ्रेंस होनी स्टार्ट हुई थी या कोप 1992 में क्या हुआ था? सर मॉन्ट्रियल 1989 में हुई थी ओजोन को लेकर। तो वहाँ से मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा आइडिया। IPCC जो है, IPCC उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सर
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसने सबसे पहले क्या बताया था? आईपीसीसी किस लिए बना था? सर क्लाइमेट चेंज के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है जो अर्थ पर आ रहे हैं उसको लेकर। क्लाइमेट चेंज के लिए जो मानव जनित कारक हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, उसके अलावा कुछ नेचुरल फैक्टर भी होते हैं। जी सर होते हैं। क्या होते हैं? सर नेचुरल फैक्टर जैसे बर्फ़ का पिघलना। बर्फ पिघल रही है तो क्यों पिघल रही है? सर एक तरह से तो जैसे एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है कि हम जैसे एंथ्रोपोजेनिक को हटा दो। उसके अलावा सर जो नेचुरल रीज़न भी काफ़ी हद तक है कि जो एक तरह से नेचर से रिलेट होके जो स्नो अभी एग्जैक्ट सर में नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेंटिनल स्पीसीज और इंडिकेटर स्पीसीज सुना है? सर सेंटिनल स्पीसीज और इंडिकेटर स्पीसीज सर इंडिकेटर स्पीसीज सुना है। क्या होती है? सर जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज होती है वो इंडिकेट करती है कि इस एरिया में, इस एनवायरनमेंट में ये स्पीसीज़ हैं, और मतलब एक हिसाब से हम वहाँ का पोल्यूशन वगैरह बता सकते हैं। जैसे कि एक स्पीसीज़ थी सर बीटल की, तो उसके जो फेदर्स थे उसको लेकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है। कैनरीज बर्ड किस लिए यूज होता है? कैनरीज बर्ड सुना होगा नाम, कैनरीज बर्ड का। सर सुना है, अभी याद है, कैनरी आइलैंड सुना है मैंने। ओके। डूम्सडे फिश हाँ सर सुना है। क्या सर जापान में एक अभी हाल ही में एक जापान में फिश देखी गई थी। उसके बारे में सर माइथोलॉजिकल रीजन बताते हैं कि जब वो बाहर निकलती है तो कोई अप्रत्याशित घटना या कोई ऐसा इवेंट, किस तरीके की अप्रत्याशित घटना होने जैसे की? सर सुनामी या अर्थक्वेक वगैरह। ओके। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस होता है? सर मनी बिल एक स्पेसिफिक बिल होता है, और फाइनेंस बिल भी एक, मनी बिल एक तरह से फाइनेंस बिल होता है, और फाइनेंस बिल एक तरह से ब्रॉड टर्म है जो आर्टिकल 1 फाइनेंशियल बिल ब्रॉड टर्म है और मनी बिल उसके अंदर इंक्लूड होता है फाइनेंशियल बिल में। ओके। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, जी सर। तो किस आर्टिकल में है? सर 117 117 में। हरियाणा में जो पहला बजट आया था, जी सर, वो किस साल आया था? सर 1966 1966 में। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। उसके बाद सर सॉरी 66 कौन थे उस समय हरियाणा के वित्त मंत्री? सर वित्त मंत्री अभी नहीं आईडी मेरे को सर। कैग क्या होता है? कैग सर एक बॉडी है जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के लिए इंडिया के। ओके। किस आर्टिकल में है सर कॉन्स्टिट्यूशन? 148 से लेकर 151 तक। अच्छा, चलो आपसे कहा जाए कि हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट गई। पढ़ा अखबार में? हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को लोग जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने बुढ़ापा पेंशन काट दी। आप अवेयर नहीं हो इस फैक्ट से? सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है? सर कीस्टोन स्पीसीज जो एक तरह से जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को लेकर जो मेजर रोल निभाती हैं, जैसे कि अगर वो नहीं होंगी तो काफ़ी स्पीसीज को भी हार्मफुल इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। अच्छा, हरियाणा में यमुना रिवर फ्लो हो रही है, बहुत पॉल्यूशन है, हम हर बार देखते हैं छठी के अवसर पर। तो आप कैसे हम इसके पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं? क्या आप स्टेप्स लेंगे? सर एक तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं उनको बेहतर तरीके से लगाया जाए और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़िया तरीके से हो। उसके अलावा सर लोगों में काफ़ी अवेयरनेस करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से ज़्यादा सर मैं समझता हूँ जब तक सिविल सोसाइटी खुद तक अवेयर नहीं होगी और खुद से चीज़ें नहीं रोकेगी तब तक बढ़िया से इम्प्लीमेंट जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। उसके अलावा सर जो इंडस्ट्री से सीधा जो रन ऑफ आता है वेस्ट वाटर का, वो भी सर काफ़ी हद तक इसमें रोल निभाता है, तो उसको भी काफ़ी हद तक रोकने की और मिटिगेट करने की ज़रूरत है। हरियाणा की सबसे पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है? सर आई गेस यमुना ही है सर। जी सर। और लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ हरियाणा कौन सी है? सर यमुना ही है। यमुना ही है। जी सर। अब आप जैसे देखोगे कोलकाता और मुंबई और दोनों ही दिल्ली के कंपैरिजन सेम रखते हैं पॉपुलेशन और वही सेम साइज के शहर हैं, जी लेकिन पॉल्यूशन दिल्ली में ही क्यों ज़्यादा है? सर इसके कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हैं, जैसे कि सर हमारे नॉर्थ में हिमालय आ जाता है, और सर जैसे जो विंड्स आती हैं, जो विंटर्स में जो विंड आती हैं, तो वो एक तरह से एक ऐसा रीजन इंडो गैंगेटिक जो प्लेन रीजन है वो एक तरह से ब्लॉक हो जाती हैं, और इस वजह से जो पोल्यूटेंट्स के पार्टिकल हैं वो ऊपर पूरी तरह से मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक रीज़न मैं ये भी देखता हूँ कि सर इस वजह से दिल्ली में कंपैरेटिवली ज़्यादा पोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हिमालयाज नहीं होते
जी सर। तो दिल्ली जी सर, दिल्ली साफ होता। नहीं सर, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। तो हिमालय हमारे लिए एक क्लाइमेट डिवाइड का काम करता है। जी सर। हिमालय को हम जलवायु विभाजक कहते हैं। कैसे? सर एक तो जो साइबेरियन जो विंड्स आती है उनको ये ब्लॉक करता है, और इंडिया में जो एक तरह से शीत लहर की जो कंडीशन बन सकती थी उसको रोक देता है। फिर भी हरियाणा इंडिया में शीत लहर आती है, उसका क्या कारण है फिर? सर उसके रीज़न सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो वेस्ट साइड से जो विंड्स आती हैं, ओके। वो उसका रीज़न है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से शुरू होता है? सर पर्शियन गल्फ, क्या पर्शियन गल्फ से। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है तो वो कहाँ कहाँ रेनफॉल करता है? सर वो इंडो गैंगेटिक जो रीजन है, पूरा mainly- इंडो गैंगेटिक रीजन? नहीं सर पूरा तो नहीं, लेकिन मेनली एरिया यही है कि जैसे पंजाब- स्टेट्स के नाम बताओ आप। सर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ हद तक सर राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं होती, उत्तराखंड में इसकी वजह से सर, नहीं होती। होती है। अपर पार्ट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे होती है इसकी वजह से बारिश? सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं सर, वो जो बंगाल की खाड़ी में अलग से जो एक फिनोमिना बनता है उसकी वजह से। कौन सा फिनोमेना बनता है? सर एग्जैक्ट अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? सॉरी सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सॉरी सर, अभी मैं एग्जैक्ट एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। शेख हसीना अभी हमारे यहाँ असाइलम लिए हुए हैं और बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है। जी सर। तो क्या शेख हसीना को हमें वापस भेजना चाहिए या यहीं पर उन्हें असाइलम दे के रखना चाहिए? सर भारत की जो पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग सर जो मेरा विचार है वो ये है कि असाइलम देना ठीक है, क्योंकि सर अभी पाकिस्तान के जो कंडीशन थे उसमें शेख हसीना जी को दिक्कतें महसूस हो रही थी, और उसके चलते जो अगर भारत सरकार ने निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कि सर ये ठीक है, मानवता जो एक कानून होता है उसके हिसाब से भी, ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के हिसाब से भी, और वैसे मुझे लगता है कि असाइलम देना ठीक है। अभी क्या भारत को अपना एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करना चाहिए अमेरिका के लिए? सर मुझे लगता है कि कुछ हद तक करना चाहिए, लेकिन उसमें भी काफ़ी सर रेशनलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर्स को नुकसान हो सकता है सर उससे, अगर हम पूरी तरह से अगर एक्सपोर्ट को फ्री कर देंगे तो उसमें कुछ हद तक रेगुलेशन होनी चाहिए सर। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? सर कुरुक्षेत्र में। क्यों? सर कुरुक्षेत्र में अभी क्योंकि सर एक तो मैं समझता हूँ सर, मैं गैस लगा सकता हूँ। हाँ, सर एक तो ज्योग्राफिकल जो रीज़न है, जो सारी लड़ाइयाँ इतिहास में हमने देखी हैं, वो पानीपत और हरियाणा के जो रीजन हैं, सारी इतिहास की सारी लड़ाइयाँ यही हुई है। सर मेजर जो लड़ाइयाँ हैं। पानीपत के 3 युद्ध यहाँ हुए जी हैं, सर। तराइन का युद्ध हुआ है। जी सर। तो ये तो पानीपत का युद्ध है, तराइन का युद्ध है, ये तो बहुत बाद में हुए। महाभारत कब हुआ? महाभारत की डेट क्या है? लगभग 900 BC। तो उस समय पर जो स्थितियां थी वो स्थितियां क्या इस प्रकार की थी जो इस आज देखी गई, और इसलिए महाभारत का जो युद्ध है सर, इसको वो रीज़न तो नहीं थे। तो क्या कारण रहे कि महाभारत यहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था श्री कृष्ण ने? सर कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जी या सर। ज्योतिषर में? जी सर। ज्योतिषर में। जी सर। ओके, हाँ चलो। क्या महाभारत को आप मिथक मानते हैं? सर मैं मिथक मानता हूँ सर। क्यों? सर मैं किसी को ऐसे नकारता नहीं हूँ, लेकिन सर मुझे लगता है कि अगर जब तक उसके प्रॉपर हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है तो हमारे पास, तो उसको सर मिथक के रूप में देखें। एविडेंस तो है, एविडेंस तो कुछ लोग, कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने उसके प्रमाण भी दिए हैं। वैदिक इतिहास को तो आप मानते हैं कि वैदिक इतिहास तो सत्य था, तो वैदिक इतिहास में बहुत सारे महाभारत के योद्धा हैं जिनका नाम का वर्णन मिलता है, जैसे युयुत्सु, एक कौरव थे जो पांडवों की तरफ से लड़े थे, उनके नामों का वर्णन मिलता है। सर मिथक को लेकर मेरा कहना है कि सर ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम श्योर नहीं है, तो सर अगर कुछ जो एग्जांपल मिलते भी हैं तो एग्जैक्ट ऐसी भी हुआ होगा या नहीं, वो मैं श्योर नहीं हूँ। महाभारत से आप क्या सीखते हैं? सर कोई महाभारत एक सीख। सर हम सीखते हैं कि जैसे दिनकर जी ने एक कविता लिखी महाभारत, तो उसमें रश्मि रथी। सॉरी सर, रश्मि रथी। जी सर, रश्मि रथी भी, और हाँ जी सर, महाभारत को लेकर लिखी थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर वैसे लड़ाई सही नहीं है, हिंसा का रास्ता सही नहीं है, लेकिन जब अगर स्त्रोत द्वार पे आ ही गया है और अगर उसके अलावा कोई उपचार नहीं है तो फिर वो हिंसा का रास्ता भी कभी कभी कुछ हद तक प्रासंगिक हो जाता है। तो क्या भारत को अपनी विदेश नीति बदल देनी चाहिए, शांति की बजाय युद्ध घोष करना चाहिए? सर युद्ध घोष से मेरा तात्पर्य नहीं था, मेरा मतलब था कि सर हमें शांति की नीति पे ही चलना चाहिए, और जितना हो सके हमें तकनीक से, शांति से
और जो हमारा एक पावर है कि हम सॉफ्ट कल्चर के देश हैं, हमारा जो कल्चर है उससे ही हमें उसको ही एक मेन आगे रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सर हमें डिफेंस के क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाना चाहिए, ताकि एक तरह से हमारा लगे कि भाई। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है? जी सर। कोई एक कविता सुनाओ। सर अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, लेकिन जब शत्रु आ गया हो द्वार पर, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, समित होगा नहीं वह मिष्ठान से। बहुत अच्छे कवि बन सकते हैं वैसे आप। थैंक यू सर। चलो, यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका अगला मूव क्या होगा? सर मैं अभी जैसे मैंने बताया मैं पीएचडी में तो एनरोल हूँ, उसके अलावा सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी मैं सर इसमें कंटिन्यू 1 या 2 अटैम्प्ट में और दूंगा, और उसके साथ साथ सर मैं पीएचडी में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है एक्सप्लोर करना और चीज़ों को जानना, तो सिविल सर्विसेज में सर अगर मेरा नहीं होता है तो मैं एज अ साइंटिस्ट आगे बढ़ना चाहूँगा पीएचडी के क्षेत्र में। मतलब सिविल सर्विसेज आपके लिए सेकंड ऑप्शन है? सर सेकंड ऑप्शन की बात नहीं है, अगर मैं सर डेस्परेट नहीं हूँ चीज़ों को लेकर, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर मैं उस ओर जाना चाहूँगा। लेकिन अभी तक मैंने अपना पूरा जोर लगाया है सर, और मैं समझता हूँ कि सर इस बार मेरा हो जाएगा। नहीं, जोर। ऑफिसर आपका कौन सा ऑप्शन है? सॉरी सर, जो जिस पद के लिए आप आए हैं वो आपका कौन सा ऑप्शन है? सर एक्चुअली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर का एग्ज़ाम चूँकि हरियाणा में पहली बार हो रहा है तो इस वजह से। आपकी प्रायोरिटी में किस नंबर पर किस है नंबर पे? ट्रेजरी ऑफिसर? सर फिलहाल में तो पहले नंबर पर है। हरियाणा में पहली बार थोड़ी हुआ है, हरियाणा में सर अभी जैसे हमारे आपके टाइम, रेगुलर नहीं होता आपके ना, समय में पहली बार जी हुआ सर। है। एचसीएस की तैयारी कर रहे हो आगे? हरियाणा सिविल सर्विसेज दोगे? सर मैंने दिए हैं 2 मेंस लिखे हैं। 2 मेंस लिखी हैं। ठीक।